हाँ जी, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल ऑथेंटिक हिस्ट्री पर। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने ये कहा था कि मैं अपनी अगली वीडियो में ये साबित कर दूंगा कि हु वाज द रियल रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टीशन ऑफ द इंडिया। इंडिया के विभाजन के लिए मुख्य तौर पर जिम्मेवार कौन था या कौन थे। जी हाँ, कौन था या कौन थे। यहाँ पर ये क्लियर हम करें कि हमने अपने पिछली दो वीडियो में मैंने लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि गवर्नर जनरल थे, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लॉर्ड माउंटबेटन, इसके अलावा मैंने मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पंडित जवाहरलाल नेहरू और हिंदू महासभा, इन सभी को कोट किया था। और यहाँ पर यह भी मैंने बताया कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार की जो नीति रही है उसका परिणाम था भारत का विभाजन। और ये भी बताया कि मुस्लिम लीग, स्पेशली मोहम्मद अली जिन्ना, उनकी जो जिद्दी प्रवृत्ति, एक हट करने वाली प्रवृत्ति, वो भी कहीं ना कहीं इस विभाजन के लिए रिस्पॉन्सिबल रही। और ये भी मैंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू और कुछ हमारे अन्य नेतागण जो उस समय के थे, ये इस बात को लेकर पूरी तरह से मजबूर थे कि कहीं दोबारा से भारत में कोई सांप्रदायिक दंगे ना हो जाएं। तो इनकी मजबूरी कह लीजिए, या कुछ राइटर्स तो यहाँ तक भी लिखते हैं कि ये जो लीडर्स हैं, इनकी जो सेना है, एक तरह से इन लीडर्स की जो सेना है वो थक चुकी थी। ये लोग थक चुके थे। अब ये इस मूवमेंट को लंबा खींचने की तरफ, उसको आगे ले जाने के मूड में नहीं थे। इन्होंने चाहे मजबूरी में ही सही इस विभाजन को स्वीकार किया। यहां पर हम महात्मा गांधी को भी नहीं भूल सकते। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हाँ, उन्होंने भारत की स्वतंत्रता में बहुत योगदान दिया है, ये तो सच है, इतिहास में से झुठलाया नहीं जा सकता। और ये भी सच है कि उन्होंने अपने एक ब्रह्म अस्त्र, जिसे हम बोलते हैं उनका अमरण अनशन, इसका भी उन्होंने प्रयोग किया। जी हाँ, इसका उन्होंने प्रयोग किया था इस बात के लिए कि भारत का विभाजन ना हो। लेकिन उनकी विवशता देखिए, फिर भी विभाजन हो गया। 1945 से लेकर 1947 तक दोस्तों, महात्मा गांधी का एक ही नारा रहा, या कह लो उनका एक ही विचार रहा कि अगर भारत का विभाजन हुआ तो मेरे शव, यानी कि मेरी लाश पर होकर जाएगा, या मेरे शव में से वो निकल कर जाएगा, कह लीजिए। यानी कि कहने का मतलब कि अगर भारत का विभाजन होता है तो उनकी डेथ पर ही होगा। पर ऐसा तो नहीं हुआ, क्योंकि ऐतिहासिक तथ्य तो यही कहते हैं कि उनकी जो डेथ है वो 30 जनवरी 1948 को हुई थी, जबकि भारत 1947 में आज़ाद हुआ है 15 अगस्त को। तो 1945 से लेकर 1947 तक जो वो अपना विचार दोहराते रहे, उस पर भी किसी ने गौर नहीं किया। और उनकी एक तरह से मजबूरी कह लीजिए, उनकी विवशता देख लीजिए कि वो मोहम्मद अली जिन्ना को बहुत बार मनाते रहे इस विभाजन को टालने के लिए। जी हाँ, यहाँ पर ये बात आप ध्यान रखिएगा कि महात्मा गांधी ने बड़े एफर्ट्स किए हैं, बहुत सारे एफर्ट्स किए। उन्होंने बार बार जिन्ना को ये कन्विंस करने की कोशिश की कि जिन्ना, आप भी हिंदुस्तान के आज़ाद इंडिया के प्रधानमंत्री बनोगे, ये मैं आपको वादा करता हूँ, जवाहर नहीं। जी हाँ, इट्स रियलिटी। यहाँ तक भी उन्होंने कह दिया था जिन्ना को, लेकिन जिन्ना तब भी नहीं माने, बस उनको तो पाकिस्तानी चाहिए। और जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी के एक अच्छे लीडर्स में थे, उनके चाहवा जो एक अच्छे लीडर हैं उनमें थे, उनके मनपसंद लीडर्स में से थे। तो जवाहरलाल नेहरू को भी उन्होंने इस बात के लिए तकरीबन लगभग राजी कर लिया था कि उन्हें बापू की ये जो मांग है वो स्वीकार है कि जिन्ना ही चाहे अगले प्रधानमंत्री बन जाएं। लेकिन अब जिन्ना साहब के तो माइंड में कुछ और ही चल रहा था। वो तो मुझे हैरान है कि वही चौधरी रहमत अली का, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, उनका बनाया हुआ पाकिस्तान शब्द, उसी के लिए वो तो बस एक जिद करी बैठे थे कि हमें पाकिस्तान चाहिए।
तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस का एक पक्ष जिना के सामने रखा, और यहां पर मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, चाहे बेशक रिवाइंड भी करते जाइए, मैं 2 बार रिपीट करूंगा। महात्मा गांधी ने इस विभाजन को रोकने के लिए, इस बंटवारे को रोकने के लिए जिन्ना के सामने कांग्रेस का पक्ष रखा, अपना पक्ष रखा, अपनी उन्होंने विवशता जाहिर की कि जिन्ना को मनाने की कोशिश की, बावजूद के कि महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। यस, अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियंस, द फेमस हिस्टोरियंस ऑफ द इंडिया ऑफ द वर्ल्ड, महात्मा गांधी was not a member of the Indian National Congress Party। लेकिन फिर भी हम वाकई ऐसे एक महान आत्मा को नमन करते हैं जो कि इस विभाजन को रोकने के लिए कितनी अग्रसर थी, पर ऐसे नहीं हुआ। और यकीन कीजिएगा कि जब भारत का विभाजन हो गया, पाकिस्तान बना, तो पाकिस्तान को 55 करोड़ की जो मदद थी उसके लिए भी गांधी जी ने एफर्ट्स किए, आमरण अनशन रखा 18 जनवरी तक, और उसके बाद ये एक राशि रिलीज की गई पाकिस्तान के लिए। हाँ, यहाँ पर मैं महात्मा गांधी की आलोचना तो नहीं करूंगा, पर यह बात मुझे कहीं ना कहीं परेशान करती है, कई सारे प्रश्न लेकर आती है कि ऐसे ब्रह्मास्त्र का, ऐसे अमन अनशन का महात्मा गांधी जी ने उस समय प्रयोग क्यों नहीं किया जब 3 नौजवानों, जी हां, 3 यंग मैन, सरदार भगत सिंह संधू, श्री सुखदेव थापर और श्री राजगुरु मौर्य, इन तीनों को फांसी की सजा रोकने के लिए जब सारे देश में मांग उठ रही थी, तो उस समय गांधी जी ने इरविन को मनाने की कोशिश तो की। लॉर्ड इरविन, जी हाँ, लॉर्ड इरविन उस समय के गवर्नर जनरल थे इंडिया के, और ये आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन पैक्ट भी हुआ था, जिसमें इरविन ने सभी डिमांड्स को एक्सेप्ट किया, माना, लेकिन इस डिमांड को उन्होंने गांधी जी की नहीं माना कि इन तीनों की सजाए मौत को उम्र कैद में कन्वर्ट किया जाए। तो वहां पर तो महात्मा गांधी आमरण अनशन नहीं रख पाए। अगर रख लेते, देखिए हिस्ट्री में तो वही बात है, शायद, ख्याल, ऐसा हो जाता है। इन शब्दों के लिए तो जगह नहीं है। ये तो मैं एक अपना ओपिनियन दे रहा हूं, कई हिस्टोरियंस भी देते हैं कि अगर उस समय ये अमन अनशन वाला ये एक तरह से प्रयोग किया जाता तो शायद ब्रिटिश गवर्नमेंट झुक जाती, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने कई बार, एक बार नहीं कई बार, महात्मा गांधी की कई बातों को उन्होंने माना है। ये हम सभी को पता है, क्योंकि वो एक अच्छे लीडर थे। तो महात्मा गांधी इतने ज़्यादा बेबस थे, इतने ज़्यादा दुखी थे कि वो 15 अगस्त 1947 के समारोह में भी उस समय दिल्ली में नहीं थे। ये भी हम सबको पता है। और इसी तरह उन्होंने आगे भी यही कोशिश की कि भारत और पाकिस्तान एक हो जाएं, या भारत पाकिस्तान की मदद करता रहे, लेकिन कुछ लोगों को उनकी ये बात रास नहीं आई, और 30 जनवरी 1948 को एक शख्स, एक व्यक्ति जिनका नाम था नथुराम गौडसे, उनको भेजा गया गांधी जी को। एक हादसे में गांधी जी उस नथुराम गौडसे की गोलियों का शिकार हुए। तो क्योंकि मेरा यहाँ पर टॉपिक महात्मा गांधी की हत्या को लेकर नहीं है, मेरा टॉपिक यहाँ पर ये है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि पार्टीशन ऑफ इंडिया तो हो गया, 10 लाख से ज़्यादा लोग मर गए, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 लाख लोग इधर से उधर गए, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 50 लाख लोग इधर से उधर गए, बढ़ गए ना वो। तो लोगों का तो नुकसान बहुत हुआ, और आज भी कई परिवार ऐसे हैं जो कि आए हुए हैं और पाकिस्तान को छोड़कर भारत में, पर उनके जो बुजुर्ग हैं जो अभी तक भी हैं, वो चाहे उस समय बहुत छोटे होंगे, पर कुछ कुछ मेमोरीज उनको याद है, और वो इन बातों को अभी तक भूले नहीं, या ये कह लीजिए कि वो जनरेशन नहीं भूली जिन्होंने अपने बुजुर्गों से उस पार्टीशन के बारे में कभी सुना होगा। मैं आपको एक बस आपको एग्जांपल दूंगा। जब मैं कॉलेज में मैंने ये
टॉपिक बच्चों को पढ़ाया, तो मेरी एक स्टूडेंट, जी हाँ मेरी एक स्टूडेंट थी, मैं नाम भी उसको बताता हूँ आपको, किरणजीत कौर। किरणजीत कौर पाकिस्तान से आई थी, और जब उसने ये हम क्लास में सबको बताया कि उनकी वहाँ पर एक मिल थी, कैसे वो वहाँ से बेघर होकर यहाँ पर आ गए, तो वो लड़की पूरी क्लास में रो पड़ी। जी हाँ भाइयों बहनों दोस्तों, वो लड़की वहाँ पर रो पड़ी, उसके आंसू देखने वाले थे। और उस समय सभी क्लास के सभी बच्चों के जो फेस थे उसी की तरफ से एक सहानुभूति के रूप में। तो ऐसे बहुत सारे होंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिनका नुकसान हुआ उनके प्रति हमारी एक हार्दिक संवेदनाएं हैं। भारत के विभाजन को रोका जा सकता था, बस मैं यही कहना चाहता था, और इसको हमारे लीडर्स या सभी रोक सकते थे। लेकिन दो यानी कि यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि दो ऐसे रहे पक्ष जो कि बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि ये पार्टीशन रुके, वो मैं पहले ही क्लियर मैंने कर दिया था। सो भारत का पार्टीशन हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने। वैसे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भी उनके इस लाइन में थे, और पुरुषोत्तम दास टंडन साहब, जी हाँ मैंने दो नाम आपको बता रहा हूँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पुरुषोत्तम दास टंडन। लेकिन ये भी आप सुन लीजिए कि दिसंबर 1950 में यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री बनने के बाद अगर हम उनके उत्तराधिकारी के रूप में देखें तो वल्लभ भाई पटेल 1950 में दिसंबर तक उनकी डेथ हो गई, और पुरुषोत्तम दास टंडन की 51 तक। तो इसके बाद उनका उत्तराधिकारी कोई खास नहीं रहा, इसलिए वो 17 ईयर तक भारत पर राज कर गए, यानी कि 1964 तक। सो भारत का ये जो विभाजन है ये एक तरह से बहुत बड़ी एक दुर्घटना मानी गई है, और इसको हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि इसने सारे देश को, सभी लोगों को, सभी धर्मों को हिलाकर रख दिया। अब मैं अपनी अगली वीडियो में आपके सामने भारतवर्ष की किसी ऐतिहासिक घटना का जिक्र नहीं करूंगा। अब हम आएंगे विश्व स्तर पर, विश्व के इतिहास पर। यस दोस्तों, आजकल विश्व स्तर पर भी, वर्ल्ड लेवल पर भी कुछ दुर्घटनाएं हो रही हैं, और उनका सीधा संबंध आपको बताऊं मैं क्लियर, उनका सीधा संबंध इतिहास से है। अब कौन सी कंट्री है जिसमें कुछ महान चेंजेस आने वाली हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है, जल्दी उस कंट्री का नाम लेकर आपके पास आऊंगा, और वो भी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ। जी हाँ, यूरोप की कंट्री है। आप जल्द ही इस सस्पेंस को बने रहने दीजिए और वेट कीजिए मेरी नई वीडियो का। लेकिन उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। मुझे लगता है कि आप लोग लाइक करना नहीं भूल जाते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एक बार शेयर तो कीजिए। और मैं तो आप लोगों के कमेंट, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्स नहीं, आपके कमेंट्स देखने के लिए भी मैं तो हमेशा तैयार रहता हूं। अगर कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत हुई तो हम इंप्रूवमेंट कर देंगे। सो प्लीज वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर प्लीज। थैंक यू सो मच।